हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आरंभ से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसके लिए प्रयुक्त शब्दावली में भिन्नता है। पहले सभ्यता के पतन के लिए अंत या निधन जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज इन शब्दों पर आपत्ति उठाई जाती है तथा इस बात पर जोर दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के साथ हड़प्पाई परंपरा भी समाप्त नहीं हो गई, बल्कि यह अपने बदले हुए रूप में सिंध, गुजरात, पंजाब के क्षेत्रों में जारी रही। अब अंततः तिरोभाव अथवा बदलते हुए रूप शब्द का प्रयोग ज़्यादा प्रासंगिक दिखता है। पतन के कारणों का परीक्षण करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के पतन के कालक्रम में स्पष्ट अंतर है। जैसे मोहनजोदड़ो जैसे स्थल का पतन 2200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जो अंततः 2000 ईसा पूर्व तक संपन्न हो गया, जबकि दूसरे स्थल 1800 ईसा पूर्व तक चलते रहे। इसी तरह विभिन्न स्थलों के पतन के स्वरूप में भी अंतर दिखता है। मोहनजोदड़ो तथा एवं धौलावीरा जैसे स्थलों में मृत्यु से पूर्व ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग गए थे। जैसे नगर निर्माण का अनेक स्तर मिलना, पुराने ईंटों का दोबारा प्रयोग करना, सड़कों पर अतिक्रमण होना तथा शिल्प निर्माण की गति का धीमा होना आदि। परंतु कालीबंगा, बनवली जैसे स्थलों का अवसान पूर्ण यौवनावस्था में ही हो गया लगता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने आर आक्रमण की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने यह घोषित किया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक एवं दीर्घीकृत रहा, किंतु अंततः विध्वंसात्मक था। उनके विचार में पारिस्थितिकी साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। फिर उनके मत के पक्ष में उन्होंने कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नरकंकाल, जिन पर तेज पैने अस्त्रों के घाव हैं, प्रस्तुत किए हैं। उन्हें उसी तरह से हड़प्पा से कब्रगाह एच का साक्ष्य प्राप्त करते हैं और सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि कब्रगाह एच में आक्रमणकारी की ही लाश थी। अपने मत के पक्ष में साहित्यिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। उसी प्रकार इंद्र के लिए प्रयुक्त पुरंदर शब्द को उन्होंने आर आक्रमण से जोड़ा है, किंतु सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त एवं साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध हैं। यथा महज 26 नरकंकाल के आधार पर सिद्ध करना कठिन है कि यह आर्यों के आक्रमण का परिणाम था। उसी तरह परवर्ती काल के अन्वेषण के बाद यह सिद्ध हो गया है कि कब्रगाह एच से प्राप्त नरकंकाल आक्रमणकारी की लाश नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवसर पर वह व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, वरन वह पतन के पश्चात आया था। अब जहां तक साहित्यिक साक्ष्य का सवाल है, तो इस संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी विश्वसनीयता सिद्ध नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद किसी एक काल की रचना संकलन नहीं है। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन तथा वैदिक कार्यों के आगमन के बीच 300 से 400 वर्षों का कालांतराल पाया जाता है। फिर परीक्षण करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि मार्टिमर व्हीलर आर आक्रमण की अवधारणा के माध्यम से ब्रिटिश आक्रमण का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित बहस पर्यावरणीय कारकों की ओर मुड़ गई और फिर यह स्थापित किया जाने लगा कि नदियाँ जिनकी गोद में यह सभ्यता पनपी थी, अंततोगत्वा इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। अंततः इस दृष्टि से ये
नदियाँ पश्चिम के आक्रमणकारियों की तुलना में अधिक घातक सिद्ध हुईं। इस प्रकार जल की अधिकता को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाने लगा। और फिर इस संदर्भ में बाढ़ तथा एक विशेष प्रकार के जल उत्प्लावन पर बल दिया जाने लगा। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से विभिन्न स्तरों से बाढ़ के प्रमाण एकत्र किए हैं। उसी प्रकार आर.एस. राव ने लोथल से बाढ़ के प्रमाण जुटाए हैं। किंतु एम.आर. साहनी इस बाढ़ को एक सामान्य बाढ़ नहीं मानते। उनके विचार में यह एक विशेष प्रकार का जल उत्प्लावन था। इसके लिए वे विवर्तनिक विक्षोभ को उत्तरदायी मानते हैं। उनके विचार में विवर्तनिक विक्षोभ के कारण भूमि ऊपर उठ गई। इसके परिणाम स्वरूप जल मोहनजोदड़ो में अवरुद्ध हो गया। मोहनजोदड़ो से रुके हुए जल के साक्ष्य मिलता है। एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक आर.एल. राइक्स ने भी इस मत की पुष्टि की है, परंतु एक अन्य विद्वान टी.एच. लैम्ब्रिक इस मत से सहमत नहीं। उनका मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्रिम अवरोध कायम हो गया होता तो भी जल अपना मार्ग स्वयं ही बना लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह बहस जल की अधिकता से जल की कमी की ओर मुड़ गई। टी.एच. लैम्ब्रिक महोदय ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मोहनजोदड़ो के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। उसी प्रकार घग्गर नदी का सूख जाना कालीबंगा जैसे स्थल के पतन का कारण हो सकता है। बताया जाता है कि पहले सतलज नदी और यमुना नदी घग्गर नदी की सहायक नदी रही थी, किंतु आगे सतलज नदी सिंधु नदी की ओर मुड़ गई। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी बन गई। अंततः घग्गर नदी का प्रवाह तंत्र कमजोर पड़ गया। विष्णुमित्र और गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों ने भी जल की कमी की ओर संकेत किया है। विष्णुमित्र हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप तथा अत्यधिक खपत को उत्तरदायी मानते हैं। उन्होंने जयपुर में हिस्टोरा गांव का दृष्टांत प्रस्तुत किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां जलवायु नष्ट हो गई। फिर कच्छ प्रदेश में लखपत क्षेत्र में भी जलवायु नष्ट हो गई, क्योंकि मोरा बांध के निर्माण के मध्य प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण हुआ। गुरदीप सिंह ने, जो एक महत्वपूर्ण वनस्पति शास्त्री हैं, राजस्थान में सांभर, डेडवाना, पुष्कर झील से पराग का अवशेष लेकर उनका विश्लेषण किया और फिर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर फेयर सर्विस महोदय ने भी पारिस्थितिकी असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण निर्धारित करने का प्रयत्न किया। हाल में डी.के. चक्रवर्ती ने इस संबंध में एक नई मान्यता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उनके विचार में तीसरी सहस्त्राब्दी और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप, नगरीय संरचना, नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के बीच एक प्रकार के संतुलन पर आधारित था। नगरीय जनसंख्या के आसपास शिकारी, संग्रहकर्ता, अर्धकृषक तथा अन्य प्रकार के ग्रामीण समूह भी उपस्थित थे। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ। इसके साथ ही इसका रूप परिवर्तित होता चला गया, क्योंकि इस क्षेत्र में इसका स्वाभाविक विकास न होकर यह कम विकसित समाज के रूप में प्रतिरूपित किया गया था। अंतः वह अविकसित शिकारी संग्रहकर्ता समूह के द्वारा निगल लिया गया, अर्थात सभ्यता के नगरीय चरण का अवसान हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विश्लेषण के क्रम में किसी एक मानकीकृत निष्कर्ष पर पहुंचना तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः सभ्यता के पतन के लिए दो तथ्यों को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। पहला कि हड़प्पा सभ्यता के आधारभूत तत्वों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होना तथा दूसरा पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होना। दरअसल सभ्यता के अस्तित्व का आधार एक नाजुक प्रकार के संतुलन पर आधारित था, जो आंतरिक शहरी तथा नगरीय क्षेत्रों के बीच संतुलन तथा बाह्य
दूर देशों के साथ व्यापार पर आधारित है। इस संतुलन का मूल अधिशेष उत्पादन एवं विकसित व्यापार वाणिज्य था, परंतु समय समय पर आई बाढ़, वर्षा की कमी, जलप्लावन, विवर्तनिक विक्षोभ, नदियों के मार्ग में परिवर्तन आदि के कारण यह संतुलन बिगड़ गया होगा। परिणाम यह हुआ कि कृषि अधिशेष में गिरावट आने लगी। कृषि के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, क्योंकि इस काल में किसी नवीन फसल के संकेत नहीं प्राप्त होते। इसके कारण आंतरिक व्यापार खंडित हुआ एवं बाह्य व्यापार को बाधित हो गया। पारिस्थितिकीय संतुलन को पतन का एक कारण माना जा सकता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उस प्राकृतिक संसाधन पर दबाव बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप शहर की जनसंख्या का पलायन संसाधनों की खोज के लिए दूसरे क्षेत्र में हुआ। अंततः बस्तियों की संख्या दूसरे क्षेत्रों में बढ़ने लगी। जैसे गुजरात क्षेत्र में अचानक जनसंख्या में बढ़ोतरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां ध्यान देने योग्य बात है कि बढ़ती जनसंख्या संसाधनों की वृद्धि की मांग करती है, क्योंकि संसाधन आपूर्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए तकनीकी विकास भी आवश्यक है। पुरातात्विक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि सभ्यता के नगरीय चरण के लंबे समय से प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी में कोई विकास मूलक परिवर्तन नहीं दिखता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन को न तो आकस्मिक माना जा सकता है, न ही इसकी व्याख्या मात्र किसी बाह्य आक्रमणकारी के अभियान का प्रतिफल माना जा सकता है। एक विस्तृत क्षेत्रफल में फैले इस सभ्यता के ह्रास को एक घटना की बजाय प्रक्रिया के रूप में देखा जाना ज़्यादा युक्तिसंगत लगता है। इन अर्थों में यहाँ पतन की प्रक्रिया सभ्यता के विनाश की ओर नहीं, बल्कि शहरीकरण के ह्रास की ओर संकेत करती है। अंततः जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम था, उसी प्रकार पतन की प्रक्रिया भी स्वाभाविक, निरंतर एवं दीर्घकालिक समझा जाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में नया मत भारत एवं पाकिस्तान के शोधकर्ताओं ने मिलजुल कर शोध कार्य किया तथा भारत एवं पाकिस्तान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में खुदाई तथा अन्वेषण कर 2012 में सभ्यता के पतन के विषय में एक नई अवधारणा को स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह अवधारणा हड़प्पा सभ्यता के पतन मानसून की भूमिका उनके विचार में लगभग ईसा पूर्व 10,000 में उत्तर पश्चिम में मानसून अत्यधिक प्रबल था, जिसके कारण वर्षा की मात्रा इतनी अधिक थी कि वहाँ किसी भी सभ्यता का विकास संभव नहीं था। किंतु 5,000 ईसा पूर्व तक मानसून थोड़ी पश्चिम की ओर खिसक गया। इस प्रकार से वर्षा की मात्रा उस स्तर पर आ गई जिससे सभ्यता का विकास संभव था। फिर एक उन्नत सभ्यता का विकास हुआ, किंतु आगे मानसून और पश्चिम की ओर खिसक गया, जिस कारण से वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो गई और फिर सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का महत्व एवं विरासत। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम महत्व इस बात में निहित है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सबसे बढ़कर यह विश्व में उन गिने चुने क्षेत्रों में से थी जिन्होंने नगरीकरण से पहला साक्षात्कार किया था। अगर इस एक दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी नगरीकरण का तजुर्बा समाप्त नहीं हुआ, वरन गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण में भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव की भूमिका रही है। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही उसकी उन्नत नगर निर्माण योजना। यद्यपि यह सही है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, किंतु उसकी विकसित नगर निर्माण योजना ने परवर्ती काल की नगरीय संरचना के स्वरूप को प्रभावित किया।
हड़प्पाई लोग शिल्प विकास की ओर बेहतर स्थिति में थे। उन्होंने प्रस्तर के बेहतर किस्म के फलकों का उपयोग किया। फिर वे तांबे के बेहतर उपकरण के साथ कांसे के उपकरणों का भी प्रयोग करते रहे। आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पाई लोगों के तकनीकी ज्ञान का प्रसार ग्रामीण लोगों में हुआ। अंततः हड़प्पाई लोगों के संपर्क से अविकसित क्षेत्रों में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। आगे बढ़कर हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों का तीव्र विस्तार यह दर्शाता है कि हड़प्पाई लोगों ने तांबे के ज्ञान को फैलाया। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में भी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दो फसलों की खेती, हल का प्रयोग आदि हड़प्पाई लोगों का कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। इस प्रकार हड़प्पाई लोगों ने एक ही समय कई फसलों की खेती आरंभ की। उन फसलों की विविधता हड़प्पाई कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, चना, कपास आदि। आगे इन फसलों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप को तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान की एक विरासत प्रदान की। उदाहरण के लिए हड़प्पाई लोग अंकगणित एवं ज्यामिति की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। उन्हें दशमलव तथा द्विभाजन प्रणाली का भी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृदभांडों के निर्माण में चाक का प्रयोग प्रारंभ किया। चाक के प्रयोग से गाड़ी के चक्के का निर्माण संभव हुआ। फिर हड़प्पाई लोग मानक माप बाट मुहरों का उपयोग करते थे, किंतु किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग आगे भी होता रहा। उसी प्रकार हड़प्पाई लोगों को धातु की ढलाई पद्धति का ज्ञान था। उनके इस ज्ञान से अगली पीढ़ी के लोगों ने भी लाभ उठाया। हड़प्पाई लोगों का खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन आगे भारतीय जीवन पद्धति का अंग बन गई। हड़प्पाई समाज में भारतीय समाज का आधारभूत ढांचा विकसित होता हुआ दिखता है। हड़प्पाई समाज एक विभाजित समाज था। एक तरफ शासक वर्ग एवं पुरोहित वर्ग से संबंधित लोग थे जो उत्पादन में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते थे। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी, शिल्पी, लिपिक, श्रमिक वर्ग के लोग थे जिनका उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या कृषक एवं पशुपालकों की थी। आगे ये सभी शासक वर्ग जीवन में घुल मिल गए। संभवतः हड़प्पाई पुरोहित वर्ग ने भारतीय धर्म को अनुष्ठानिक रूप में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान हिंदू धर्म बहुत हद तक हड़प्पाई धर्म का ऋणी है। माता देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, शक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा सभी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। आगे चलकर वे वैदिक धर्म के साथ घुल मिल गए। अंततः लगभग 8वीं सदी तक सिंधु धर्म का विकास हुआ। भारतीय कला के विकास में हड़प्पाई कला का योगदान माना जा सकता है। वर्तमान में मनाई जाने वाली मृण मूर्तियाँ भी हमें हड़प्पाई मृण मूर्तियों की याद दिलाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पाई लोग बड़े उदार वाले मानव मृण मूर्तियाँ बनाते थे। यह शैली भारतीय मृण मूर्तियों की प्रमुख विशेषता बन गई। हमें पशु मृण मूर्तियों के निर्माण में भी समानता दिखती है। अगर गौर से देखा जाए तो हड़प्पाई पशु मृण मूर्तियाँ संभवतः अशोक के अभिलेखों में चित्रित पशु मूर्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। हड़प्पाई लोगों द्वारा निर्मित इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी वर्तमान में भारत की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। हड़प्पाई लोगों की दृष्टि व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी थी। हड़प्पाई शासक वर्ग के लोगों ने राजकीय स्मारकों के निर्माण में संसाधनों का अपव्यय नहीं किया। जैसा कि हम समकालीन मेसोपोटामिया में जिगुरट के निर्माण तथा समकालीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण के रूप में देखते हैं। एक तरफ जहां समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया में शासक वर्ग के लोग अपने ऐश्वर्य से संसाधनों का अपव्यय करते थे, जबकि जनता
जबकि जनता कच्चे मकानों में रहती थी, वहीं हड़प्पाई शासक वर्ग के लोगों ने शासकीय स्थापत्यों के निर्माण में रुचि नहीं दिखाई। बदले में जनसामान्य के रहन-सहन एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता की व्यापक विरासत देखी जा सकती। सबसे बढ़कर इस सभ्यता का महत्व इस बात में निहित है कि जब भी हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हमें इस बात का गौरव होता है कि हम विश्व के उन गिने चुने समुदायों में हैं जिन्होंने सर्वप्रथम एक नगर सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा था। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति ना होकर सभ्यता का स्वरूप परिवर्तित है। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पाई नगरों का पतन हो गया। यद्यपि इन नगरों के पतन की कालावधि में कुछ अंतर रहा है। नगरों के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता परिवर्तित होती चली रही। हड़प्पा सभ्यता के इस चरण को नागरिकोत्तर अवस्था अथवा उप सिंधु संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हड़प्पा संस्कृति ने नगरीय जीवन के महत्वपूर्ण अभिलक्षण खो दिए। दूसरे शब्दों में सुव्यवस्थित नगर, व्यापक ईंट संरचनाएं, लेखन कला, मानक वाट और माप तथा नगरों का दुर्ग क्षेत्र एवं निचले शहर के रूप में विभाजन सभी इस चरण में अनुपस्थित दिखते हैं। यह सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण में से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। लोग नगरों को खाली कर ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। अंतः इस काल में गाँवों की संख्या में वृद्धि देखी गई। फिर अगर हम विभिन्न प्रकार की फसलों तथा अनाजों की संख्या पर गौर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पा काल की तुलना में परवर्ती हड़प्पा चरण में फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई शिल्पियों से संपर्क के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला तथा तांबे एवं पत्थर के बेहतर उपकरण का प्रयोग होने लगा। इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य है कि जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कुछ क्षेत्रों में पंजाब, सिंध, बहावलपुर बस्तियों की संख्या सीमित हो गई, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों हरियाणा तथा गुजरात बस्तियों की संख्या में व्यापक विस्तार देखा गया। ऐसा संभवतः जनसंख्या के प्रवास के कारण संभव हुआ। परवर्ती हड़प्पा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वात घाटी में कुछ स्थल मिले हैं। इन स्थलों में लाल रंग पर काले रंग वाले मृदभांड मिले हैं जो हड़प्पा मृदभांडों में से कुछ समानता दिखलाते हैं। स्वात घाटी में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जा सकता है। उसी प्रकार सिंधु नदी के पश्चिम में बलूचिस्तान तथा भारत ईरानी सीमांत प्रदेश में भी कुछ परवर्ती हड़प्पाई स्थल देखे जा सकते हैं। सिंधु में झूकर संस्कृति का विकास हुआ। झूकर संस्कृति का प्रसार चहुंद्रों, आमरी, मोहनजोदड़ो आदि क्षेत्रों में देखा गया,
जिससे इससे जुड़े हुए स्थल ग्रामीण है तथा आकार में छोटे हैं। इन स्थलों पर मकानों को दोबारा बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु इनके लिए पुरानी सामग्रियों का भी उपयोग हुआ। जहाँ विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का उपयोग हुआ, उन्हें झूकर मृदभांड कहा गया। पंजाब तथा बहावलपुर में कब्रगाह संस्कृति का विकास हुआ। यह संस्कृति भी हड़प्पा संस्कृति की विरासत से जुड़ी हुई थी। यहाँ भी हड़प्पाई मकानों के विध्वंस पर नए मकानों का निर्माण देखा गया। इसके अतिरिक्त यहाँ जल निकासी का प्रबंध भी दिखता है तथा छोटे आकार के पक्के ईंटों का भी प्रयोग हुआ, किंतु निर्माण कार्य हड़प्पा की तुलना में निम्न स्तर का है। हड़प्पा हरियाणा तथा पंजाब में मिथाथल, वारा, रोपण, सिसवाल में परवर्ती हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। वारा एवं सिसवाल में ईंटों के बने मकान भी मिलते हैं। फिर इन स्थलों से गैरिक मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार गुजरात में कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में कई परवर्ती हड़प्पाई स्थल प्रकाश में आए हैं। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल रंगपुर और सोमनाथ है। गुजरात के चमकीले लाल मृदभांड के अवशेष मिले। परवर्ती हड़प्पाई चरण में गुजरात क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जहाँ हड़प्पाई चरण में बस्तियों की संख्या 13 थी, वहीं इस चरण में बस्तियों की संख्या 200 पहुँच गई। इसके अतिरिक्त पूरब में हुलास और आलमगीरपुर में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, परवर्ती हड़प्पा चरण के लक्षण परवर्ती हड़प्पा चरण के लक्षण ढूंढे जा सकते थे। हुलास तथा आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा रही है। फिर यहाँ परवर्ती हड़प्पा चरण का भी विकास हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति की परंपरा समाप्त नहीं हुई। बस यह परिवर्तित रूप में चलती रही। नगरों के पतन के पश्चात भी ग्रामीण जीवन में उनका अस्तित्व बना रहा और आगे चलकर यह एक सामान्य भारतीय जीवन में घुल मिल गई। महापाषाणकालीन संस्कृति। सामान्यतः महापाषाणकालीन संरचनाएं लौह युग से जुड़ी हुई हैं तथा अपने स्वरूप में कब्रयुक्त हैं, किंतु समाधिकरण की यह प्रक्रिया महज लौह युग की देन नहीं है, क्योंकि गौर से देखने पर प्राप्त होता है कि मृतक संस्कार के रूप में समाधिकरण की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही हुई तथा चिह्नित समाधिकरण की प्रक्रिया नवपाषाण काल से ही आरंभ मानी जा सकती है। फिर नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल में मृतकों के दफनाने की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में चलती रही। महापाषाण कब्र का आरंभिक रूप पूर्व लौह युग में मिलता है, किंतु लौह युग में यह अत्यधिक प्रचलित रहा। इसका प्रचलन विशेषकर दक्षिण भारत में तथा कुछ हद तक उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत में भी देखा जा सकता है। यह परंपरा ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में जीवित रही। मेगालिथ शब्द का एक ग्रीक शब्द है। मेगा का अर्थ होता है बड़ा, युग तथा लिथ
का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग केवल पत्थरों से निर्मित समाधान तथा स्मारकों के लिए होता था, किंतु बाद में इस स्थल का प्रयोग मृतक संस्कार के साथ साथ निवास स्थान तथा काले एवं लाल मृदभान का उपयोग करने वाले समुदायों के लिए भी होने लगा। 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत में महापाषाण स्थलों की खोज हुई। अब तक 15 स्थल प्रकाश में आए हैं। इसमें लगभग 100 स्थलों की खुदाई हुई है। ये स्थल प्रायद्वीपीय भारत में अधिक घने रूप में स्थापित है। भौगोलिक दृष्टि से महापाषाण स्थलों को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, प्रायद्वीप से बाहर महापाषाण स्थल बलूचिस्तान, ईरान के मकरान, पाकिस्तान, कराची के आसपास मिले हैं। लद्दाख से लेह घाटी में तथा श्रीनगर के पास बुरजहोम तथा गुफ कराल में भी कुछ स्थल मिले हैं। उसी प्रकार जयपुर के निकट देवसा तथा फतेहपुर सीकर के निकट खेरस से भी महापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर तथा वाराणसी के आसपास महापाषाण स्थलों की खोज हुई है। उत्तर पूर्व में मणिपुर महापाषाण निर्माताओं की उपस्थिति को दर्शाता है। आकृति तथा बनावट की दृष्टि से महापाषाण कब्रों को 40 भिन्न प्रकार में बांटा जा सकता है। इन कब्रों की बनावट को भौगोलिक कारक के साथ साथ सांस्कृतिक कारक से प्रभावित किया। महापाषाणकालीन शवों को दफनाने की कई तरीके देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी मृतकों की हड्डियां बड़े कलशों में जमा करके गड्ढों में दफनाई जाती थी। इन गड्ढों के ऊपर पत्थरों से घेरा जाता था। फिर कभी कभी दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। कलश एवं गड्ढों में कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। कुछ जगह शवों को पकाई गई शवपेटिकाओं में भी रखा जाता था। उसी प्रकार मृतक दफनाने में गड्ढे पत्थर भी बनाए गए थे। केरल में पत्थर के चट्टानों में भी लाश दफनाने के उदाहरण मिले हैं। कुछ स्थलों पर पत्थर को सीधा निर्मित कर आयताकार अथवा वर्गाकार छेदों में शवों को दफनाया गया। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि महापाषाण निर्माताओं की यह पद्धति क्षेत्रीय स्तर पर विकसित हुई या कहीं बाहर से आई। अगर हम दक्षिण भारत में महापाषाणिक स्थलों पर विचार करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि हम स्थानीय तत्वों के योगदान को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। दक्षिण भारत में पशुपालक और खेतिहर समुदाय लोहे के प्रयोग से बहुत पहले ही परिचित थे तथा इनके बीच मिट्टी के पात्रों में रखकर लाश दफनाने की पद्धति भी प्रचलित थी। किंतु साथ ही मध्य एशिया के सांस्कृतिक प्रभाव को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन कब्रों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि दक्षिण भारत में महापाषाणिक स्थलों का संपर्क मध्य एशिया के क्षेत्रों में रहा था। महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत कई प्रकार के मृदभांडों का प्रचलन था। उदाहरण के लिए काले एवं लाल मृदभांडों का व्यापक प्रचलन देखा जा सकता है तथा इसके अलावा भी कई तरह के मृदभांड प्रचलित थे, यथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदभांड, अभ्रकी लाल मृदभांड, काला पुता हुआ मृदभांड आदि। उसी प्रकार महापाषाण स्थलों से कई प्रकार की धातुओं के प्रचलन का भी प्रमाण मिला। उदाहरण के लिए लोहे के अलावा तांबे, कांसे, सोने भी प्रचलन में रहे थे। दक्षिण भारत में महापाषाणिक स्थलों से लोहे तथा अन्य धातुओं की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लौह सामग्रियों में युद्धास्त्र तथा कृषि उपकरण दोनों मिले। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं भी मिली हैं। उदाहरण के लिए घोड़े के समान
समान जिसमें लगाम के लोहे का हिस्सा प्रमुख है। महापाषाणिक स्थलों में कई रिहायशी इलाकों से लोहे पिघलाने वाली भट्टियां भी मिली हैं। धातु के अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियां पाई गई हैं। सोने तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके भी मिले हैं। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल की तुलना में इस काल में कृषि का अधिक प्रसार देखने को मिलता है। महापाषाणिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करते थे। वे पशुपालन से भी संबंध थे। पशुओं के रूप में उन्होंने गाय, बैल, भैंस तथा बकरी को पाला। विभिन्न महापाषाण स्थलों से घोड़े के प्रमाण भी मिले हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही धान की खेती आरंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज, रागी एवं विभिन्न प्रकार के दालों की खेती भी की जाती थी। हमें विभिन्न स्थलों से कृषि उपकरण के रूप में कुल्हाड़ी, हल, कुदाल, हंसिया, फावड़ा आदि प्राप्त हुए हैं। किंतु जैसे कि हम सुदूर दक्षिण के स्थलों से सूचना पाते हैं कि आरंभ में लोग पहाड़ों के ढलानों पर बसते थे। सिंचाई के लिए प्राकृतिक सिंचाई का उपयोग करते थे, किंतु आरंभ में युद्ध से संबंधित हथियारों की संख्या अधिक थी। अंततः ऐसा माना जा सकता है कि कृषि का विशेष विकास नहीं हो सका था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में वे पहाड़ियों के ढलानों से नदियों की घाटी में उतर आए और फिर उन्नत कृषि का विकास हुआ। जिस प्रकार नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल की तुलना महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत शिल्प विशेषीकरण बेहतर स्थिति में दिखता है, उसी प्रकार इस काल में वाणिज्य व्यापार की पूर्व काल की तुलना में बेहतर स्थिति में था। विशेषकर महापाषाण काल के उत्तरवर्ती चरण में व्यापार में तेजी आई। परिणाम स्वरूप वस्तुओं और विचारों का तेजी से आदान प्रदान हुआ। इस काल में व्यापार तथा संचार दोनों बेहतर स्थिति में दिखते हैं। दक्षिण भारत में नागपुर के निकट जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिचन्नलूर तक एक ही प्रकार की वस्तुओं का पाया जाना लौह शिल्प से जुड़े हुए कारीगरों को काफ़ी हद तक संगठित होने की संभावना को दर्शाता है। महापाषाणिक समाज में संभवतः कुछ लोगों घुमक्कड़ पशुपालक की भूमिका निभाते रहे, जबकि कुछ लोग स्थायी जीवन जीते रहे। अगर गौर से देखा जाए तो महापाषाण काल का समाज एक विभाजित समाज प्रतीत होता है। महापाषाण ग्रेनाइट संरचना का निर्माण सामाजिक स्तर भेद को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में महापाषाण स्मारक एवं कब्र के निर्माण में श्रम एवं संसाधनों की जरूरत थी। अतः बहुत स्वाभाविक था कि जिनके पास बेहतर संसाधन थे उन्होंने इसके निर्माण के लिए विशेष रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त निरंतर युद्ध एवं संघर्ष महापाषाणिक जीवन में एक सामान्य विशेषता थी। बेहतर संसाधनों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुदाय के अंदर तथा विभिन्न समुदायों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते। बड़ी संख्या में युद्धास्त्रों की उपस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करती है। आगे यह महापाषाण संस्कृति ऐतिहासिक काल भारतीय जीवन में घुल मिल गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्य संस्कृति जीवन में घुल मिल गई। ऐसा माना जाता है कि आर्य संस्कृति के प्रसार के कारण महापाषाणिक संस्कृति का प्रभाव क्षीण होने लगा। अगर गौर से देखा जाए तो दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में महापाषाण काल के साक्ष्य महापाषाण संस्कृति आगे महापाषाण संस्कृति ऐतिहासिक काल भारतीय जीवन में घुल मिल गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्य संस्कृति जीवन में घुल मिल गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्य संस्कृति के प्रसार का महापाषाण संस्कृति का प्रभाव क्षीण पड़ने लगा था। अगर गौर से देखा जाए तो दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में कई क्षेत्र महापाषाण काल से सीधा विकास का परिणाम है। उदाहरण के लिए महापाषाण समुदाय
पर ही सातवाहन राज्य का आकार निर्मित हुआ। फिर मराठे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सबके पूर्वज महापाषाणिक समुदाय ही हैं। सबसे बढ़कर भारत में महापाषाण संस्कृति एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह ऐतिहासिक काल से होते हुए आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, जबकि विश्व के अन्य क्षेत्रों में महापाषाण संस्कृति पूर्व ऐतिहासिक काल से ही संबंध रही। भारत में महापाषाण निर्माण की परंपरा आज भी जारी है। उदाहरण के लिए मणिपुर भी कई जनजातियों में इसका प्रचलन है। यह तत्व भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशिष्ट बना देता है।